नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12th रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस लेक्चर के दौरान सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, और उसी के अंदर एक फेमस लॉ आएगा जिसको हम जानते हैं स्नेल्स लॉ के नाम से। फिर हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा क्या आएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के लास्ट में रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लास्ट में क्या रहेगा, इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, वो क्या है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यही हमारे लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको तब समझ में आएंगे जब आप इसको पूरी शिद्दत से पढ़ोगे। तो क्या करो, फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? आप सब जानते हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्योंकि आप सब ने ये क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था? हमारे गुरुजी ने हमको बताया था कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है या जाती है, तब वो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। और लाइट से रिलेटेड इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अंग्रेजी में बात करूं, when a light travel from one medium to another medium, then it deviate from its original path. This phenomena of light is known as refraction of light. इसी को हमने यहां पर समझना है। अब यहां पर एक वर्ड आया क्या, मीडियम। भाई मीडियम क्या होता है? क्या आपने मीडियम देखा है? आंसर है हाँ जी, हम सब ने मीडियम देखा हुआ है। जैसे ये हमारे चारों ओर की हवा है, ये क्या है, एक मीडियम है। जैसे हम सबके घर में ग्लास होता है, या हमारी लैब में ग्लास स्लैब होता है, वो क्या है भाई, एक मीडियम है। जैसे आप सब लोगों ने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म क्या है, एक टाइप का मीडियम है। आप सब ने क्लास 10th में लेंस के बारे में पढ़ा होगा, लेंस क्या है, एक तरह का मीडियम है। हम सबके घर में पानी होता है, पानी क्या है, एक मीडियम है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मीडियम क्या है, हम किस मीडियम की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए भाई, दो मीडियम चाहिए। मान लिया मेरे पास दो मीडियम है इस तरह से, एक मीडियम ये है, ये मेरे पास क्या है, मीडियम 1 है। ये माना ऊपर क्या है, एयर है। ये मेरे पास यहां क्या है, एयर है। दिस इज अवर मीडियम 1। अब यहां पर क्या है, एक ऐसे इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है, किन्हीं दो मीडियम को जो प्लेन ऐसे अलग करता है, ठीक है। इसके ठीक ऊपर क्या है, एयर है। इसके ठीक नीचे क्या है भाई, मेरे पास वाटर है। मान जो सेकंड मीडियम है मेरे पास, वो क्या है, वाटर है। तो दिस इज अवर मीडियम 2। तो इस तरह से मेरे पास क्या है, दो मीडियम है, एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है। जो मीडियम 1 है मेरे पास, वो क्या है, एयर है। और जो मीडियम 2 है मेरे पास, वो क्या है, वाटर है। और इन दो मीडियम को जो ये प्लेन ऐसे सेपरेट कर रहा है, ये आप अपने घर में विजुलाइज कर सकते हो। माना आपने एक टब में पानी भरा, जो टब का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होगा जहां तक पानी आ रखा है, तो वो क्या है भाई, इंटरफेस है, क्योंकि उससे ऊपर क्या है, एयर है, और उससे नीचे क्या है, पानी है। तो वो जो प्लेन है जस्ट किसके ऊपर, उस पानी की अपरमोस्ट लेयर के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। तो ये मेरे पास क्या है भाई, यहां पर इंटरफेस है। तो दिस इज अवर इंटरफेस, जो दो मीडियम को क्या करता है, अलग करता है। अब जरा समझो, माना यहां मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, या टॉर्च है, या लेजर लाइट है, कुछ भी मान लो। लेट अस से दिस इज अवर लेजर लाइट। ये मेरे पास क्या है, लेजर लाइट है, माना ग्रीन कलर की है, ठीक है। अब यहां से एक लाइट रे ऐसे आएगी, एक लाइट रे क्या हुई, माना ऐसे आई, एंड लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है आज से 2 लेक्चर पहले, जब हम क्या पढ़ रहे थे, इस पूरे लेक्चर का यहाँ रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन दे रहे थे। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो लाइट क्या करती है, इस तरह से ट्रेवल करती है, और लाइट रे ट्रेवल कर कहां पहुंची, इधर पे पहुंची। अब जरा समझना, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, यहां पर लाइट रे ऐसे आ रही थी, और हमको पता नहीं कि मीडियम चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमको कुछ पता नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो लाइट सीधे ऐसे आगे निकल जाएगी, लाइट रे सीधे ऐसे आगे निकल जाएगी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन लाइट ने कहा कि मीडियम चेंज हो रहा है भाई, पहले मैं एयर में दौड़ रही थी, अब मैं कहां हूं, वाटर में आ गई हूं। तो मैं एक काम करूंगी, अपने पाथ से डेविएट हो जाऊंगी। तो लाइट रे क्या हो जाती है, अब ऐसे न जाकर कैसे जाएगी भाई, कुछ अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। जाना कहां को चाहिए था उसने, यहां जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगी, वो अपने पाथ से डेविएट होगी। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो तभी मैंने जो फर्स्ट में 2-3 लाइनें बोली थी कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी इस केस में कहां से कहां गई, एयर से वाटर में गई, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो गई। लाइट रे सीधे ऐसे आना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ लाइट का मूड भी चेंज हो गया। अब वो ऐसे नहीं कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यानी ये उसका पाथ हो गया। अब लाइट रे क्या हुई, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर है बात इतनी? ओके, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर इन लाइट को कुछ नाम दे दो। ये जो मेरे पास लाइट है इसे हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। तो दिस इज अवर इंसिडेंट रे। इसका नाम क्या है भाई, इंसिडेंट रे। जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन वाले केस में पढ़ा था, वहां भी कुछ नामकरण किया था, तो यहां भी हम क्या देंगे, इनको नाम दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी इंसिडेंट रे हो जाएगी। और ये कौन सी रे है भाई, ये फिनोमेना कौन सा हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ये मेरे पास क्या है भाई, रिफ्रैक्टेड रे बोल देते हैं हम इसको। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। अगर आपको याद है तो रिफ्लेक्शन के केस में भी हमने क्या किया था, जहां पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया था। तो सेम यहां पर भी करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहां पर इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये नॉर्मल क्या है, दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये मेरे पास क्या है भाई, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ये मेरे पास एक एंगल बनेगा, दिस इज अवर इंसिडेंट रे एंड दिस इज अवर नॉर्मल। तो ये जो एंगल है इसे हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो एंगल आई मैंने यहां बनाया इसका नाम क्या है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड दिस इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ध्यान रखना बात को, दिस इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। अब यहां पर एक एंगल ये भी बनेगा एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहां था, रिफ्लेक्शन के केस में। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो एंगल आर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। तो दिस इज अवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दो एंगल हमने यहां पर डिफाइन किए, एक क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई, और दूसरा एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। ये मेरे पास क्या है भाई, इंसिडेंट रे, और ये मेरे पास कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे है। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भाई यहां पर लाइट रे इधर को ही क्यों बेंड हुई, इधर को ही क्यों डेविएट हुई, ये बेंडिंग इधर को क्यों नहीं होगी, कि लाइट रे ऐसे आ रही थी, इसने ऐसा क्यों चाहा क्यों इधर की ओर बेंड हो, ये इधर की ओर बेंड क्यों नहीं हुई, ये लाइट रे ऐसा क्यों नहीं हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझना जरा। ये मेरे पास इंटरफेस था, ऊपर मेरे पास क्या थी, एयर थी, नीचे मेरे पास क्या था, वाटर था। लाइट रे ऐसे आई यूं करके यहां पर पड़ी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता लाइट रे सीधे आगे निकल जाती। मैंने ये बोला कि लाइट रे इधर की ओर बेंड होगी, ये नॉर्मल है, यहां पर क्या हुई, लाइट रे ऐसे बेंड होगी बोल दिया मैंने। मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूं कि लाइट रे भाई ऐसे बेंड हुई, ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है और ये एक्सेप्टेबल है इस केस के लिए। ऐसा क्यों बोला मैंने कि लाइट रे इधर को ही बेंड हुई। तो इसका आंसर है वो डिपेंड करता है कि इन दो जो ये दो पेयर है ना किसके, मीडियम के, एक यहां पर ये पेयर क्या है, एयर और वाटर का पेयर है, इन दोनों में कौन डेंसर है और कौन रियरर है, उस बात पर डिपेंड करेगा कि लाइट रे कहां की ओर बेंड होगी, ऐसे बेंड होगी या ऐसे बेंड होगी। तो उस लोगों, इसके लिए आपके पास भी क्या है, अगेन एक डायलॉग होता है क्या, कि जब भी कोई लाइट रे रियरर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होती है, और जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रियरर में जाती है वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। अभी इसको लिख लो ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं, थोड़ी देर में हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे, हाँ भाई ऐसा ही होता है। तो यहां पर एक लाइन लिख के चलेंगे, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रियरर, कहां से कहां, डेंसर टू रियरर, डेंसर से कहां जा रही है भाई, रियरर में जा रही है, तब क्या होती है, लाइट रे डेंसर से रियरर में जा रही है तो लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अभी हम समझेंगे डायग्राम से भी इसको, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर इसका उल्टा हो जाए कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रियरर टू डेंसर, जब लाइट रे रियरर से
डेंसर में जाए, स्पेलिंग देख लेना आप लोग, रेयरर से डेंसर में जाए तो क्या होता है, लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, उल्टा हो जाता है। तो क्या होता है, लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब क्या हुआ, समझेंगे जरा। उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ, समझो जरा। देखो, माना मेरे पास यहां दो मीडियम है, एक मीडियम ये मेरे पास ऊपर क्या है, एयर है, और नीचे क्या है मेरे पास, वाटर है, जो अभी तक लेते हुए वही ले लिया मैंने। एक लाइट रे ऐसे आई, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट रे है, और ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब इस केस के लिए एयर कैसा है भाई, रेयरर मीडियम, और ये मेरे पास कैसा है, डेंसर मीडियम, जो आपको फील भी हो रहा होगा कि ये कैसा होता है, डेंसर होता है, और ये कैसा होता है, रेयरर होता है। तो क्या होगी, एज पर अवर दीज टू लाइन, तो लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज ये क्या है, रेयरर और ये क्या है, डेंसर, तो लाइट रे क्या होगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। तो ये मेरे पास एंगल आई हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। अगर इसी का उल्टा हो जाए, लाइट रे ऐसे जाए, माना ये मेरे पास क्या है भाई, एयर है, और ये मेरे पास क्या है, इधर वाटर है, और माना लाइट रे कैसे गई, ऐसे गई, इन दिस वे। कहां से कहां जा रही है अभी, लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, तो ये मेरे पास डेंसर है, ये मेरे पास रेयरर है। तो लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो क्या होता है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर यहां पर मीडियम चेंज, लाइट रे सीधे ऐसे आगे निकल जाती, अभी क्या होगा, ऐसे जा रही है यूं करके, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो कैसे बेंड होगी भाई, ऐसे बेंड हो जाएगी, कहां की ओर, इधर की ओर। तो इट विल बेंड इन दिस वे। तो इस तरह से क्या होगी, हमारी लाइट रे बेंड होगी। तो ये मेरे पास इस केस में एंगल आई हो जाएगा, और इस केस में ये क्या हो जाएगा, मेरा एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। माना मेरे पास अगेन यहाँ पर दो मीडियम है, ये उन दोनों का इंटरफेस है। यहाँ मेरे पास क्या मान लिया मैंने, ग्लास मान लिया, और यहाँ मैंने क्या मान लिया, ये वाटर मान लिया। ये ग्लास है, ये वाटर है। अब बताओ भाई, इन दोनों में डेंसर कौन सा है? आंसर बड़ा सिंपल है भाई, ग्लास क्या होता है, डेंसर होता है भाई, होता नहीं होता है। ग्लास सॉल्ट के फॉर्म में जैसा आता है, और ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये क्या है मेरे पास, डेंसर है। ये मेरे पास क्या है, डेंसर है, और ये मेरे पास क्या है भाई, रेयरर मीडियम है। ठीक है, किस पर डिपेंड कर रहा है, पेयर ऑफ मीडियम पर। जहां इन दोनों केस में जब वाटर किसके साथ पेयर बना रहा था, एयर के साथ पेयर बना रहा था, तो वाटर डेंसर था, एयर रेयरर थी। यहां भी सेम था, वाटर डेंसर, एयर रेयरर। लेकिन यहां पेयर चेंज हो गया, ये वाटर और ग्लास का आया, तो अब यहां ग्लास क्या है, डेंसर है, और वाटर क्या है, रेयरर है। ठीक है, अब यहां से लाइट रे माना ऐसे आई, यानी कहां से कहां जा रही है भाई, डेंसर से रेयरर में। तो क्या होगा बताओ, जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है, अगर ये मीडियम चेंज होता है, लाइट रे सीधे ऐसे निकल जाती है आगे को। ठीक है, अब मीडियम चेंज हो गया तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कैसे बेंड हो जाएगी भाई, ऐसे बेंड हो जाएगी। तो दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज अवर इंसिडेंट रे। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर इसका ठीक उल्टा हो जाए कि मीडियम मैंने वही रखा, ये मेरे पास क्या है, ऊपर ग्लास है, और नीचे मेरे पास क्या है भाई, वाटर है, जो कि रेयरर मीडियम है, और ये मेरे पास डेंसर मीडियम है, और एक लाइट रे यहाँ से ऐसे आ रही है। तो दिस इज अवर इंसिडेंट लाइट रे। अब एक काम करो, फिर यहाँ पर इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो रेयरर से डेंसर में जब जाती है, अगर ये यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे सीधे आगे निकल जाती। अब मीडियम चेंज हो गया, इसका मतलब लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगी, कहाँ की ओर, नॉर्मल की ओर। तो लाइट वे बेंड इन दिस वे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एंगल आई, ये मेरे पास क्या आ गया, एंगल आर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन रेयरर है कौन डेंसर है, उसके अकॉर्डिंग हम कमेंट करेंगे कि लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड होगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, और हम हर नेचुरल फिनोमिना को एक लॉ की हेल्प से गवर्न करना चाहते हैं, या एक लॉ हमारे पास हो जिसके आधार पर हम उस नेचुरल फिनोमिना के बारे में कुछ बता सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, इस चीज का नीचे गिरना एक नेचुरल फिनोमिना है, और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास लॉज होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। सेम उसी तरह से जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो अपने पास से डेविएट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं।
अब इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ लॉज होते हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसके लिए मैं यही लिख दूं, तो हेडिंग डालो क्या, नई हेडिंग क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होते हैं भाई, ये भी आप सब लोग जानते हो। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो पहला लॉ बड़ा सिंपल है, एक बार रिफ्रैक्शन क्या होता है देख लेते हैं। मान लिया मेरे पास यहां दो मीडियम है, इसको मैंने क्या बोला, मीडियम 1 बोला, तो दिस इज अवर मीडियम 1, और इसे मैंने क्या बोल दिया, मीडियम 2 बोल दिया। और मेरा यहां पर अजम्पशन है कि जो मीडियम 1 है वो रेयर मीडियम है और जो मीडियम 2 है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, कोई भी अजम्पशन, माना ये वाटर है, ये क्या है, सॉरी माना ये वाटर है, ये ग्लास है, या फिर मान लिया ये एयर है, ये ग्लास है, या ये एयर है, ये वाटर है, कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले लिए जिनमें ऊपर वाला क्या है, रेयर है, और नीचे वाला क्या है भाई, डेंसर है। इस तरह से मेरे पास दो मीडियम है। अब यहां से एक लाइट रे आई सिंगल कलर की, ठीक है, माना यहां पर क्या है, लेजर लाइट मैंने लगा दी, और यहां से एक लाइट रे इस तरह से यहां पड़ रही है। ठीक, तो ये मेरे पास क्या है भाई, इंसिडेंट लाइट है, तो दिस इज अवर इंसिडेंट रे। इसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ, और ये क्या खींचा मैंने, यहां पर नॉर्मल खींचा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे लाइट रे बेंड हो जाएगी। इसे मैं क्या बोलूंगा, एंगल आई बोल दूंगा, और इसे मैं क्या बोल दूंगा, एंगल आर बोल दूंगा। और ये जो रे कहलाएगी इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। तो दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बड़ा ही सिंपल है। वो क्या बोलता है, देखो जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, तो दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। ये एक प्लेन है यहां पर इस तरह से, ये इंटरफेस है यानी प्लेन है, और तीनों चाहे वो इंसिडेंट रे हो, रिफ्रैक्टेड रे हो और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो, तीनों कहां होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो लिखो भाई, पेन निकालो और लिखते चलो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसमें लिखना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, अब मुझे यहां पर लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आई होप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप लिख ले रहे हो। तो क्या लिखा आपने, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ना, रिफ्लेक्शन नहीं, क्या, रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा ही कहां, रिफ्लेक्शन के केस में भी था। वहां क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। लगभग क्या है, दोनों में सेम ही है, बस यहां पर चेंज हो गया। क्या, वहां क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था, यहां क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये अंतर है। जो दूसरा लॉ है भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हिंट डालो क्या, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आता ही आता है। और ठीक है, और ये सिर्फ यहां पर यूज नहीं होगा, जब तक ऑप्टिक्स चलेगी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि अगर कोई एक सिंगल कलर की लाइट है, सिंगल कलर की लाइट होने का मतलब क्या है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट। अब मैं यहां पर कुछ चीजें लिख रहा हूं पहले, जब मैं ये बोलूंगा सिंगल कलर, सिंगल कलर की लाइट, जब मैं बोलूंगा कलर लाइट, इसका मतलब क्या हुआ भाई, LIGH, क्या लिख दिया मैंने, सिंगल कलर की लाइट। जब मैं सिंगल कलर की लाइट बोलूंगा इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी। क्या हुआ इसका मतलब, सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी उसकी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी है। या तो वो रेड कलर की हो सकती है लाइट रे, या वो ग्रीन कलर की हो सकती है, या वो येलो कलर की हो सकती है, यानी उसके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सिर्फ एक कलर की होगी, या एक फ्रीक्वेंसी होगी उसके पास, या इसी को हम क्या बोलेंगे, सिंगल वेवलेंथ। क्या बोलेंगे भाई, सिंगल वेवलेंथ। ठीक है,
उसकी जो वेवलेंथ होगी वो भी कैसी होगी भाई, सिंगल वेवलेंथ होगी। यानी या तो रेड कलर की वेवलेंथ होगी, या ग्रीन कलर की वेवलेंथ, या फिर येलो कलर की वेवलेंथ, एंड सो ऑन, जो जो कलर आपको आते हैं, मतलब वीबग्योर में जो जो कलर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी होगी, या फिर ग्रीन कलर की होगी, या फिर येलो कलर की होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी हमें जो लाइट रे चाहिए वो कैसी चाहिए, एक सिंगल कलर की लाइट रे चाहिए। इसका एक और नाम होता है क्या, मोनोक्रोमेटिक। क्या नाम होता है भाई, थोड़ा सा फैंसी सा नेम है, मोनोक्रोमेटिक। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री वाले जानते होंगे। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक रंग के लिए यूज होता है, सिंगल कलर, यानी एक ऐसी लाइट रे जिसके पास सिंगल कलर है, ठीक है। व्हाइट लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज व्हाइट लाइट के अंदर भी 7 कलर होते हैं। हम किसी उसके एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, माना रेड, माना येलो, माना ग्रीन, ठीक है। तो यहां से एक सिंगल कलर की लाइट रे आ रही है, ठीक। और किसी एक सिंगल कलर की लाइट के लिए रेशियो ऑफ, ध्यान सुनना बात को, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या बोला मैंने, फॉर ए लाइट ऑफ ए सिंगल कलर व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एज इन दिस डायग्राम, देन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। या ऐसा ही बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस इज अवर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यही हमारा क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। किधर बात इतनी, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये एक मेरे पास इंटरफेस है, यहां मीडियम 1 है, यहां मेरे पास मीडियम 2 है। एक लाइट रे यहां से आई, लाइट रे कैसी होनी चाहिए भाई, सिंगल कलर की लाइट रे होनी चाहिए, यानी उसके पास सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी, दोनों में से अगर ये बोलो तो ये सिंगल, ये बोलो तो ये भी सिंगल, ठीक है, बिकॉज दोनों रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। सिंगल फ्रीक्वेंसी की एक लाइट रे है, वो यहां पर इंसिडेंट हुई, तो ये मेरे पास क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये मेरे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। हमने माना है ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, और जब भी कोई लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख के चलेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब दैट इज वही जो ऊपर लिखा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को हम सिंबॉलिकली दिखाते हैं एन से, कुछ बुक वाले म्यू से दिखा देते हैं और कुछ बुक वाले एन से दिखा देते हैं, तो हम किससे दिखाएंगे, एन से दिखाएंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। तो क्या लिखा मैंने यहां पर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। और ये जो मैंने यहां पर मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा है, ये जिस साइंटिस्ट ने दिया उनका नाम था स्नेल्स, और उनकी याद में ये जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका एक और नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। तो इट इज अवर स्नेल्स लॉ, इट इज अवर स्नेल्स लॉ। इसका नाम क्या है भाई, स्नेल्स लॉ। अगर आपसे कोई पूछे कि स्नेल्स लॉ क्या है, या स्नेल्स लॉ प्रूफ करो, या स्नेल्स लॉ से निकालो, कुछ भी बोले, तो आपको यही चीज लगानी है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। ये चीज आपको क्या करनी है, वहां पर फिट कर देनी है। मतलब ये पूछ रहा है आपसे, वो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है, जब भी वो आपसे स्नेल्स लॉ पूछे। क्लियर है बात इतनी, ओके। अब यहां पर ये जो एन लिख के आया ना, कांस्टेंट आया भाई, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो एन है ना, इसे हम क्या बोलते हैं पता आपको, इस एन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इतना कहना, इसके नाम के साथ थोड़ा जाती है। पूरा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये क्या है, एकदम करेक्ट है। क्या बोलते हैं, हियर एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1।
समझेंगे जरा क्यू मीडियम 2 और विद रिस्पेक्ट टू क्यू मीडियम 1। तो हेयर n इज, तो लिखो जो n है यहां पर, जो n कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे इसको हम, क्या पढ़ेंगे, दिस इज, ओह सॉरी उल्टा हो गया, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 कौन सा मीडियम है, वो मीडियम है जहां रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे जा रही है, और मीडियम 1 वो मीडियम है जहां से लाइट रे आ रही है, और इसके अकॉर्डिंग हम कमेंट करेंगे। यानी ये जो n होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जहां रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे जा रही होगी, और जिसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे वो वाला मीडियम होगा जहां से लाइट रे आ रही होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यहां पर जो n है वो क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां लाइट रे जा रही है, यानी सेकेंड मीडियम का, और किसके रिस्पेक्ट में, जिस मीडियम से आ रही है यानी फर्स्ट मीडियम। तभी मैंने यहां पर लिखा जो n है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर है इतनी बात। अगर कहीं ऐसा हो जाता, कैसा हो जाता, ये मेरे पास मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, और ये रेयरर है, और ये मेरे पास क्या है, डेंसर है। तो इस केस में लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होती है यूं करके, और इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसे बेंड होती, तो ये मेरे पास एंगल आई ये होता, और ये एंगल आर होता। तो अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लिखूंगा, यहां पर अगर मैं यहां पर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, तो दिस विल बी अवर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कितना आएगा, n आएगा, सम कांस्टेंट n। और अभी इस n को बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी लाइट रे कहां जा रही है, मीडियम 1 में जा रही है, कहां से, मीडियम 2 से। तो इसमें कैसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बताओ, मीडियम 1 आएगा, क्योंकि लाइट रे भी मीडियम 1 में जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, अभी क्या है मेरे पास, जो n है वो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 की रिस्पेक्ट में। क्लियर बात। अब आपको यहां पर लग रहा होगा क्या मुझे बार बार इतना लंबा लंबा लिखना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा, लेकिन हमने इसके लिए शॉर्टकट निकाला। शॉर्टकट क्या है जरा समझना। अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करूं, किस इक्वेशन को, इस वाले के लिए, जब मेरे पास क्या है, लाइट रे कहां से कहां जा रही है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे देखा, इसमें लिख सकता हूं क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, लिखने का तरीका समझना, ठीक है, और एक तरीका फॉलो करना, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। लिखने का तरीका ऐसे n लिखा और n के बेस में 1 और 2 लिखा है, जो नंबर आगे लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रिस्पेक्ट में, जो पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या पढ़ोगे इसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर मैं इसे मॉडिफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, मीडियम 1 का, यानी 1 पहले आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे वाले रिस्पेक्ट में, इन 2 कहां आएगा, मेरा पीछे आएगा। तो दिस इज द अनदर वे, और वी कैन से मोर हेल्पफुल वे टू राइट स्नेल्स लॉ, कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n12 पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, n12 कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो दीज टू आर, और वी कैन से दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे भी इंपॉर्टेंट है भाई इसका राइट हैंड साइड, यहां क्या लिखा हुआ है, ये n का मतलब क्या होता है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से बोले तो हम क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग, जहां से लाइट आ रही थी। ठीक, ओके, अगर इतनी बात समझ में आई, अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा और कमेंट करते हैं। अब वो कमेंट करने से पहले एक बार ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये हो क्यों रहा है, इस बात को समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है,
बचपन में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भाई रिफ्रैक्शन क्यों होता है। बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर है, लाइट ये फिनोमेना दिखाती है या लाइट रिफ्रैक्शन नाम का फिनोमेना दिखाती है क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो यहां पर लिख के चलेंगे, रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज लाइट ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। जो लाइट होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। इसी वजह से लाइट क्या होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पास से डेविएट हो जाती है या बोल सकते हैं बैंड हो जाती है। ठीक है, हाँ वो रेयरर में जा रही है, डेंसर में जा रही है, उसके अकॉर्डिंग बैंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन क्या होगी, बैंड होगी। यानी जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। लाइट कहती नहीं भाई, मैं वहां अलग तरह से चल रही थी, यहां मैं अलग तरह से चलूंगी, तो लाइट की स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। स्पीड चेंज होगी तो अपने पास से डेविएट हो जाती है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्या है जरा समझना। माना इस तरह से रोड है, ठीक है, ये रोड है, यहां डामर है, यहां क्या है भाई, कंक्रीट रोड है, इस तरह से एकदम ठोस रोड है, सॉलिड रोड है। इसके ठीक सामने यहां पर क्या रख दिया हमने, यूं करके ऐसे करके मलुआ रख दिया, या बोल सकते हैं इसमें बजरी भर दी। इस रोड में रोड है आगे को, लेकिन इसमें क्या भर दी है, बजरी भर दी है, यानी कम से कम ऐसे घुटने घुटने तक ऐसे बजरी भर दी हमने। क्लियर बात। अब यहां से एक कार आ रही है, ये कार आ रही है यूं करके, ये कार के दो आगे के टायर हैं। अब कार जब यहां पहुंचेगी क्या होगा देखना, कार जब कैसे पहुंचेगी, ऐसे आएगी यूं करके, और कार का ये टायर यहां पहले पहुंचेगा, ये वाला टायर यही होगा। ये बात विजुलाइज हो रहा है आपको, कार का ये टायर यहां पहुंचेगा और ये टायर अब भी कहां होगा, डामर में होगा, और ये टायर रेता में इंटर कर चुका है। यानी इस टायर में क्या होगा, रिटार्डेशन, और ये टायर उससे चलेगा जिससे पहले चल रहा था। तो अगर ये टायर स्लो हो जाएगा तो ये टायर स्लो होगा, तो ये टायर तो इतना ही चलेगा, उतने में ये कितना चल जाएगा, इतना चल जाएगा। यानी अब क्या होगा, जो मेरे पास कार है, या बोल सकते हैं ऐसा हो सकता है कि ये जो टायर है इतना चला और उतने में ये इतना चल गया। अब इन दोनों की स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी अब कार कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, होगी ना डेविड अपने पास से। तो सेम चीज लाइट के साथ भी हो सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये एग्जांपल SC वर्मा सर ने समझाया था, मैंने उसको आपके सामने रख दिया। ठीक है, क्या हो रहा है, यहां से ऐसे कार आ रही है, कार आई तो कार का ये वाला टायर यहां पहले पहुंच गया, तो इसका मतलब ये स्लो हो गया, लेकिन अब भी फास्ट जा रहा है, तो कार ऐसे बैंड हो जाएगी। ठीक है, यानी इधर की ओर बैंड होगी यूं करके। तो सेम फिनोमेना किसके साथ होता है, लाइट के साथ, क्योंकि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज होने से वो अपने पास से डेविएट हो जाती है। तो इस मैनर में हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्यों स्पीड के चेंज होने से लाइट रे अपने पास से डेविएट हो रही है। तो ये क्या है भाई, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन है। ठीक, तो इतना आपने लिखा, इसका मतलब लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है और उस वजह से लाइट अपने पास से डेविएट हो जाती है। या तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी या फिर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, डिपेंडिंग अपॉन पेयर ऑफ मीडियम। और कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, लाइट रे कहां से कहां जा रही है उस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हेड डालो क्या, अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और कमेंट करते हैं। तो हेडिंग क्या है हमारी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहां से एक बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो भी यहां पर 3-4 फॉर्मूले जाएंगे, एक फॉर्मूला तो ये हो गया जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और जो अब फॉर्मूले आएंगे वो भी क्या है, उतने ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर यूज होंगे। आगे जाके हम वेव थ्योरी जब पढ़ेंगे लाइट की, वहां पर भी क्या होंगे, उतने ही हेल्पफुल होंगे जितने अभी हो रहे हैं। ठीक, ओके। तो हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंटेड बाई n। किससे दिखा रखा है अभी तक हमको, हमने इसको n से दिखा रखा है। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जरा समझना। मान लिया यहां मेरे पास दो मीडियम है, ये मेरे पास मीडियम 1 है और ये मेरे पास क्या है भाई, मीडियम 2 है। और एक लाइट रे मैंने मान लिया एक सिंगल वेवलेंथ की ऐसे आई और इस मीडियम में ऐसे इंसिडेंट हुई। ठीक, मान लिया इस मीडियम में, ये मीडियम 1 है, इसकी वेलोसिटी यहां कितनी है, v1 है। ये मेरे पास यहाँ नॉर्मल है इस तरह से, ये मेरे पास एंगल आई हो जाएगा। अज्यूम कर लो ये रेयरर मीडियम है और ये मेरे पास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे ऐसे क्या हो जाएगी भाई, बेंड हो जाएगी। तो लाइट रे विल बेंड इन दिस वे।
तो ये मेरे पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल आर है, और अज्यूम किया इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, v2 है। इस मीडियम में लाइट की स्पीड v1, इस मीडियम में लाइट की स्पीड v2। अगर मैं यहां पर डिफाइन करना चाहूं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये चीज मुझे डिफाइन करनी है कि भाई इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो आंसर है भाई ये होगा किसके बराबर, v1 अपॉन v2 के बराबर। ठीक है, तो किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना होता है, उन दो मीडियम में लाइट की स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। यही मुझे आपको बताना था। तो मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 किस बराबर होगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको ऐसे ही बोल सकता हूं मैं, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू, दिस विल बी अवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और अपॉन कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, एंड दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलने से आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। इसे हम बोलते हैं एक्चुअल में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने फर्स्ट में पढ़ा था ना कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्या रिलेटिव, दूसरा होता है एब्सोल्यूट। ये रिलेटिव क्यों है, इसके नाम से पता चल रहा है। देखो क्या बोल रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं, तो दिस इज अवर रिलेटिव। कैसा है ये, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, इसका एक और नाम क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से मेरे पास, v1 अपॉन कितना आ गया, v2 के बराबर आ गया। और फ्रॉम स्नेल्स लॉ सिंस वी ऑल्सो नो दैट क्या होता है मेरे पास, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, n2 1 के बराबर होता है, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, v1 अपॉन v2। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या, v1 अपॉन v2 के बराबर है। अगर ऐसा भी लिखा है तो वो भी क्या है भाई, स्नेल्स लॉ है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2, जहां v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और यहां पर n21 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और जो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम ऐसे डिफाइन करेंगे, यानी एक मीडियम 1 है और दूसरा मीडियम 2 है, यानी ऊपर वाटर है और नीचे क्या है, ग्लास है। अगर ऐसा होता तो कैसे पढ़ेंगे, जरा समझना पढ़ने की कैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर मेरे पास दो रियल मीडियम यहाँ पर मैं ले लूँ जो हमारे घरों में होते हैं, मैंने ऊपर क्या ले लिया भाई, वाटर ले लिया, और नीचे मैंने क्या ले लिया, ग्लास ले लिया। ठीक है, और अगर लाइट रे ऐसे आ रही है यूँ करके, और यहाँ से ऐसे बैंड होगी बिकॉज ये ग्लास डेंसर होगा, रेयर होगा, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। अज्यूम कर लो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी VW है, यहाँ जो वेलोसिटी है वो कितनी है, स्पीड है वो कितनी है, VG के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आप कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या लिखा मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी ये मेरे पास किसमें मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और अपॉन कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगा। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो ग्लास की का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा वो किसके रिस्पेक्ट में देखा, वाटर के रिस्पेक्ट में देखा। क्लियर है बात नहीं, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, नया टर्म आता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, लेकिन कैसा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कब होगा कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट, तब होगा जब हमारे पास जो मीडियम 1 है, यानी जहां से लाइट रे आ रही है, वो जो मीडियम है अगर वो वैक्यूम हो जाए, यानी जब हम किसी एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझेंगे जरा, और इंपॉर्टेंट है भाई बहुत। रिलेटिव पूछा है, एब्सोल्यूट पूछा है, दोनों में अंतर होता है, ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए। तो दूसरा हमारे पास क्या है भाई, इसी का सेकंड पार्ट है क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें लिख के चलेंगे सॉरी, सिंपल एक चेंज आएगा। मान लिया मेरे पास दो मीडियम है यहाँ पर, एक मेरे पास क्या है इधर वैक्यूम है, और ये कोई एक मीडियम है। ठीक है, ये वाटर भी हो सकता है, ये ग्लास भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये दूसरा मीडियम है और ये क्या है, पहला मीडियम है। यहाँ से एक लाइट रे ऐसे है, वैक्यूम में आ रही है, और हम सब जानते हैं वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, c होती है। c यानी स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, और ऑब्वियसली बात है वैक्यूम को आप चाहे किसी मीडियम से कंपेयर कर लो, वैक्यूम हमेशा क्या होगा, रेयरर ही होगा। तो ये रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो दिस इज अवर एंगल r, दिस इज अवर एंगल I, और माना यहाँ इसकी स्पीड कितनी है भाई, v है। अब मुझे निकालना है क्या, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम n विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, एंड दिस n इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। अगर ये वाटर है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर एक ग्लास है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर ये कैरोसिन है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, अगर ये अल्कोहल है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल, अगर ये ऑयल है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। ठीक, लेकिन ध्यान क्या रखनी है, ऊपर वाला मीडियम क्या होना चाहिए, यानी जहां से लाइट रे आ रही है वो मीडियम कौन सा होना चाहिए, मतलब मीडियम नहीं होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैं n इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू c अपॉन v लिख सकता हूं। ठीक, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। क्लियर है बात इतनी? ओके, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग और कुछ कमेंट कर सकता हूं, जैसे अगेन मान लो ये मेरे पास दो मीडियम है, ये मेरे पास क्या है, मीडियम 1 है, और ये मेरे पास मीडियम 2 है। ठीक, अज्यूम करो यहाँ लाइट की स्पीड कितनी है, v1 है, यहाँ लाइट की स्पीड v2 है, यहाँ से एक लाइट रे ऐसे आई, अज्यूम किया ये रेयरर है, और ये मेरे पास क्या है यहाँ डेंसर है। लाइट रे क्या होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाएगी। ये एंगल मेरे पास एंगल I हो गया, ये एंगल मेरे पास एंगल R हो गया। अब जरा समझना, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं। अज्यूम कर लो ये मीडियम 1 है, इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। n1 क्या है, n1 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और जो n2 है वो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। और अगर मैं यहां से n1 निकालना चाहूं तो n1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, c अपॉन v1, आएगा नहीं आएगा इस फॉर्मूले से। n1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू सी अपॉन वी, तो n1 इक्वल टू क्या है, सी अपॉन v1। ऐसे अगर मैं क्या निकालूं, n2 निकालूं, तो n2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, c अपॉन v2 आ जाएगा। अगर मैं आप यहां से क्या निकाल दूं भाई, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, तो n2 अपॉन n1 अगर निकालूं तो क्या आएगा आंसर बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू c अपॉन v2 अपॉन कितना आ गया, c अपॉन v1 आ गया। इस c से ये c चला गया, तो ये मेरे पास n2 अपॉन n1 विल बी इक्वल टू, ये v1 ऊपर आया तो कितना आ गया, ये v1 अपॉन v2 आ गया। आहा, आपको इस v1 अपॉन v2 को देखकर कुछ याद आ रहा होगा, क्या है भाई ये v1 अपॉन v2, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसे मैं अगर ब्रैकेट को बंद न करके इसको ऐसे लिखता हूं, n2 1, अब बंद कर दो। तो यहां से अगर मुझे किन्हीं दो मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो मैं उन दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकाल सकता हूं। तो ये मेरे पास n21 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n2 अपॉन n1, एंड दिस विल बी इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में ये काम आता है। और कंफ्यूजन कहाँ होता है पता है आपको यहाँ पर, कि v1 अपॉन v2 होगा या v2 अपॉन v1 होगा।
ये याद रखना आप। यहाँ n2/n1 है, लेकिन जब हम स्पीड की बात करेंगे तो v1/v2 होगा। ठीक, इसको याद भी कर सकते हो आप, कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। ठीक, ओके। नाउ अब अगर इसमें स्नेल्स लॉ को, इस वाले को, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो स्नेल्स लॉ का एक और फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 and this will be equal to velocity of light, speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। ठीक, तो ये जो sin i अपॉन sin r है, इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या कर जाएंगे, स्विच कर जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये कहता है भाई स्नेल्स लॉ में, यहाँ बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर थोड़ा और कमेंट था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मैं लाइन लिखने को जा रहा हूं जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा समझना लाइन को। लाइन क्या है, हमने एक की डिस्कस की थोड़ी देर पहले, एक लाइन बोली मैंने कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। मैंने ये बोला कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब उसकी स्पीड चेंज होती है, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। लेकिन लाइट के पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और उसका नाम है क्या, फ्रीक्वेंसी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख के चलना इस तरह से, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। लाइन क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है जब रिफ्रैक्शन होता है, नो चेंज। ठीक है, लेकिन जो वेवलेंथ है लाइट की, वो चेंज होती है, और जो स्पीड है वो तो भाई चेंज होती है, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। स्पीड भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका हम थोड़ा बहुत मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं वैक्यूम में हूं तो वैक्यूम में न्यू इक्वल टू, इसको फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं, ठीक है, कोई एफ से दिखाते हैं, कोई न्यू से दिखाते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं, स्पीड को हमने वी से दिखा रखा है। हमको रिलेशन पता होता है, सिंस वी नो दैट फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, कहां पर, वैक्यूम में। अगर मैं किसी मीडियम में हूं तब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखो, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा। मैंने पहले कमेंट कर दिया कि भाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, ये चीज कांस्टेंट है, दिस टर्म इज कांस्टेंट, ये क्या है मेरा, कांस्टेंट है। अब मीडियम चेंज होने पर वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ये चेंज हो गई। अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन के आधार पर क्या होना चाहिए, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही ये स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी बोल रहा हूं, ये स्पीड जैसे ही चेंज हो रही है वैसे ही क्या होता है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, ताकि फ्रीक्वेंसी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो वेवलेंथ चेंज क्यों हो रही है, ताकि फ्रीक्वेंसी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। बिकॉज वेलोसिटी चेंज तो होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने के लिए हमारी वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, और इस फ्रीक्वेंसी को अनचेंज बनाने के लिए, ताकि ये फ्रीक्वेंसी अनचेंज हो, अनचेंज ही रहे, ये चेंज ना हो, ऐसा करने के लिए स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाती हैं। ठीक है, यानी ये बढ़ेगा तो ये ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, बिकॉज दोनों कैसे हैं, डिवाइड में है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यानी अगर स्पीड बढ़ी तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, अगर स्पीड घटी तो वेवलेंथ भी घट जाएगी, दोनों सेम प्रपोर्शन में घटेंगी, ताकि ये चीज क्या रहे, ये टर्म क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। माना फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 × 10⁻15 हर्ट्ज के आसपास है, ठीक, और इसकी स्पीड मैंने मान ली कितनी है, 2 × 10⁻5 के बराबर है, और जो वेवलेंथ है वो कितनी बोल दी मैंने, 10⁻10 मीटर के आसपास है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा, 10⁻+15,
और 2 × 10 की पावर प्लस 15। माना स्पीड 2 टाइम हो गई तो नीचे भी कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम, ताकि ये क्या रहे, सेम रहे, मतलब कांस्टेंट रहे। माना किसी मीडियम में गया, वहां इसकी स्पीड कितनी होगी, 1/2 टाइम हो गई, कम हो गई, तो यहां ये भी क्या होगा, अगेन 1/2 टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, यानी मतलब 1/2 टाइम क्या हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ हो जाएगी, यानी कम हो जा रही है वेवलेंथ। क्लियर है बात इतनी? तो इस तरह से हम समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ दोनों क्या होती हैं, चेंज होती हैं। ठीक, अब जरा समझना, अगेन एज्यूम कर लो मेरे पास दो यहाँ मीडियम है, ये मेरे पास क्या है, मीडियम 1 है, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, मीडियम 2 है। यहाँ से लाइट रे आ रही है, माना यहाँ उसकी स्पीड v1 है, वेवलेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी न्यू है। ठीक, जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करी, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करी, माना ये डेंसर है या रेयर है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो दिस इज अवर एंगल I, दिस इज अवर एंगल R। ठीक, अब जैसे ही लाइट रे यहाँ से यहाँ जाएगी तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, माना वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी होगी, v2 होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी, माना वेवलेंथ कितनी होगी, λ2 होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी जितनी ऊपर है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी भाई, न्यू ही रहेगी। ठीक, नाउ अब अगर मैं यहाँ पर क्या लगाऊं, v1/v2 निकालूं, देखो अगर मैं यहाँ से v निकालूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, न्यू इंटू λ1, और v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, न्यू इंटू λ2, आएगा नहीं आएगा? ठीक, और अगर मैं यहाँ से क्या निकाल दूँ, v1/v2 निकाल दूँ, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, न्यू λ1/न्यू λ2 आ जाएगा, न्यू से न्यू कट गया। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास v1/v2 इक्वल टू कितना आया, λ1/λ2 आ गया। और v1/v2 अभी हमने कुछ पढ़ा था, क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर इसी को आगे बढ़ा दो भाई। देखो यहाँ से मेरे पास अगर मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहूँ, इसको मैं डाल रहा हूँ ऊपर में, इस इक्वेशन को मैं और एक स्टेप और आगे बढ़ा सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू refractive index of medium 2 with respect to medium 1, and this will be equal to n2/n1, and this n2/n1 equal to v1/v2. Now from here what we have, v1/v2 equal to λ1/λ2। ठीक है, तो भाई इनमें से मैं कोई भी पेयर यूज कर सकता हूं। कभी कभी हो सकता है ये दो काम आ जाए, कभी कभी हो सकता है ये दो काम आ जाए, कभी कभी हो सकता है ये दो काम आ जाए, कभी कभी हो सकता है ये दो काम आ जाए, कभी कभी हो सकता है ये दो काम आ जाए। ठीक, कोई भी पेयर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे क्या है, कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। और ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि भाई फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी या स्पीड और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है। क्लियर है बात? ओके, इतनी बात क्लियर है। तो अब थोड़ा सा यहां पर एक और कमेंट कर लेते हैं कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो हिंट डालो क्या, फैक्टर इफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन सी बातें इफेक्ट करती हैं? देखो भाई कैसे करें, कमेंट बताओ, कुछ कर सकते हो आप? एक चीज तो साफ साफ पता चल रहा है यहां पर, इस इक्वेशन से देखो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लो। किन दोनों का? इसका और इसका। मेरे पास क्या है देखो, n2/n1 इज इक्वल टू λ1/λ2। ठीक है, λ1/λ2 है। इन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है? लैम्डा पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, यानी कलर पर डिपेंड करता है। तभी मैंने जब फर्स्ट में वहां पर स्नेल्स लॉ पढ़ रहे थे या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो हमने बोला था फॉर ए सिंगल कलर ऑफ लाइट, फॉर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए ये कांस्टेंट रहेगा। अगर लाइट चेंज हो जाएगी तो फिर उसकी वैल्यू कुछ और होगी, उस लाइट के लिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कुछ अलग होगी, क्योंकि किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये जो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मीडियम 1 में जो वेवलेंथ है और जो मीडियम 2 में जो वेवलेंथ है, उन दोनों के रेशियो पर डिपेंड कर रहा है। या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और मीडियम 2 में वेवलेंथ कितनी है, λ2 है, तो ये क्या हो जाएगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। जो n है वो लैम्डा ये कैसे होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और भी यहाँ पर लैम्डा की पावर पर डिपेंड करता है, लेकिन इस लेवल में हम उसको इग्नोर करेंगे। अभी सिर्फ जो फर्स्ट पावर है उसकी उस पर डिपेंड करेंगे, मतलब उसकी उस पर डिपेंडेंसी को हम देखेंगे। और जो n है वो इनवर्सली क्या कर रहा हूँ, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। ठीक है, ओके। नाउ एक और चीज पर डिपेंड करता है, वो है हमारे पास क्या, टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि मीडियम का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, एक और चीज, पेयर ऑफ मीडियम पर। ठीक है, अगर मैं पेन लिख लेते हैं, किस पर डिपेंड करता है भाई, पेयर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। भाई ये कहने का मतलब हुआ, ये कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहां मेरे पास ग्लास है और यहां मेरे पास वाटर है, अगर मैं वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रहा हूं ग्लास के रिस्पेक्ट में, कुछ और निकल के आएगा। और अगर वहीं मैं इस वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो कुछ अलग निकल के आएगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पेयर ऑफ मीडिया पर भी डिपेंड करता है, पेयर ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड करता है। हम किन दो पेयर ऑफ मीडियम की यहां पर बात कर रहे हैं, तो उन पर भी क्या करता है, हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। ठीक, तो ये क्या था भाई, आज का हमारा लेक्चर था। वैसे भी खत्म नहीं हुआ है, अभी न्यूमेरिकल करने, थोड़ा सा शांति रखो, उसको हम पैड में करेंगे तभी थोड़ा सा, ये बोर्ड का काम खत्म हो गया तब बोल रहा हूँ। लेकिन सिंसियरली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ और ये फॉर्मूला। ठीक, तो अब इससे रिलेटेड क्या होंगे, हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।